चारों दिशाओं को साक्षी मानकर, भूत भविष्य वर्तमान को साक्षी मानकर, अंधकार से लड़ने वाली प्रकाश की एक एक किरण को साक्षी मानकर मैं प्रण लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, आज संडे है और आज मैं कुछ नया करता हूं। तो आज के इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो सबसे अलग है। स्टूडेंट, जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, जिस प्रकार मां बच्चे को जन्म देकर अपनी सुंदरता खो देती है, उसी प्रकार गुरु अपने को पूरी तरह क्षण करके पूरे संसार में रोशनी प्रदान करता है। तो आज मैं गुरु की उस महिमा मंडल को व्याख्या करने जा रहा हूं जो हर तरफ से शौर्यमान है। लेकिन अगर गुरु ही पारदर्शिता न बरते तो क्या होगा? कहने का मतलब है कि आप जैसा जानते हैं कि क्लास 10 का बोर्ड का रिजल्ट और 11-12 का भी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस दौरान पाया कि इस एग्जाम में काफी अनियमितता बरती गई है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे मार्क्स नहीं पाए। मैंने यह अनुभव किया कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पक्षपात और अनियमितता को दर्शाया गया। क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूं, तो शिक्षक होकर एक शिक्षक का बुराई करना मेरे लिए उचित न होगा। लेकिन मुझे पता है कि यह कोई शिक्षक के द्वारा किया गया कार्य नहीं, क्योंकि शिक्षक तो एक नियमित मात्र होता है जो शिक्षा प्रदान करता है। इसके ऊपर चलाने वाले जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो बड़े बड़े इस शिक्षा के नाम पे जो आज धंधे चला रहे हैं, वे आज कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसके चलते आज हमारा समाज पूरी तरह कलंकित हो रहा है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं अभी आपको देने वाला हूं। जैसा कि अभी जानते हैं आप, टोक्यो ओलंपिक 2001 जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस बार हर बार की भांति हमारा देश ने काफी कम पदक हासिल किया। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन देश में केवल ऐसे लोगों को चयन करता है जो बड़े तबके से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा इंस्टीट्यूशन आज ऐसे लोगों के हाथ में है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैंने पिछला वीडियो में भी बोला था कि हम अपने आप को योग और ज्ञान, तो स्टूडेंट्स, जो अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके लिए आप मेडिटेशन करो। ऐसे लोग जो माइग्रेन से पीड़ित हैं और खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जो हमेशा सर दर्द गेट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शीर्षासन से अच्छा एक्सरसाइज नहीं होगा। तो शीर्षासन कैसे करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप एक बार शीर्षासन करके दिखाओ। तो शीर्षासन करने के लिए आप जो है सर पठाओ, इस मुद्रा पे बैठो। मुद्रा पे बैठने के पश्चात स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे
भी बोले कि सर शीर्षासन मैं कर नहीं पाता हूँ, तो हमारे हाथों में किस प्रकार से शक्ति बढ़ेगी। तो हाथों में शक्ति बढ़ाने के लिए 2 चीज़ बहुत ही आवश्यक है। पहला, मैं जो व्यायाम कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिए। अपने हाथों को यहाँ ऐसे रखो और दोनों हाथों को ऐसे रख के और ये इस प्रकार से हालांकि शुरुआती दौर में ये प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। इसके अलावा भी आप अपने हाथ की मसल की ताकत को बढ़ाने के लिए आप पुशअप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप शीर्षासन के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शीर्षासन करने के दौरान यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये नर्व सिस्टम में काफ़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप जिनको प्रॉब्लम पहले से है वो ये नहीं करें, और उनके लिए जो है आप ये व्यायाम काफ़ी लाभदायक हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हम शीर्षासन कैसे करते हैं। तो शीर्षासन करने की प्रक्रिया देखिए। आप सर नीचे रखें और धीरे धीरे अपने पैर को सीधे रखें। यह प्रक्रिया 2 से 3 मिनट तक रखें। जैसा कि जानते हैं हम कि हार्ट हमारे शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की काम करती है। जब हार्ट पूरी तरह ऑक्सीजन आपके सर तक नहीं पहुंचा पाता तो आपके सर में खून न पहुंचने की प्रक्रिया के कारण पेन होनी शुरू हो जाती है। तो शीर्षासन करने के दौरान जब आपका सर नीचे हो जाता है तो आपके मस्तिष्क तक ये रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने की कार्य करती है। तो इस प्रकार ये मुद्रा काफ़ी आपके लिए कारगर होगी। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप घर में करो, और सर्वप्रथम मैंने जो मेडिटेशन करने सिखाया वो मेडिटेशन करो, आपको काफ़ी फायदा होगा, आपकी दिमाग काफ़ी फोकस रहेगी। थैंक यू। उनके थ्रू ही अपने आप को ज़्यादा उज्ज्वलवान बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग जो इस इंस्टीट्यूशन को चलाते हो तो क्या होगा, हमारे देश के लोगों की प्रतिभा का क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम जैसा कि जानते हैं द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार वैसे इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा को लेकर प्रचलित होते हैं, तथा ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो बहुत अच्छे प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में अब तक ऐसे लोग की काफी कमी होती जा रही है। मैं आए दिन देखता हूं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में लोग पैसा देकर ऐसे लोगों का चयन कर देते हैं और बाहर में जाने के बाद वही खिलाड़ी काफी गंदा परफॉर्मेंस देता है और हम भीष्म पितामह की भांति बैठे रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सरकार इस मामले में काफी अंधी हो चुकी है। समय आ गया है कि वे सारे लोग जो सोए हुए हैं वो अब जाग जाए। हमें शक्तिमान की भांति अपनी सारी कुंडलियों को जागृत करना होगा। हमें हर वक्त ये सोचना होगा कि हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएं। समाज आगे बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेवार होंगे, ना कि सरकार वहां से बैठ के कुछ ऐसा कार्य करेगी और हम लोग अचानक से बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। हम सभी लोगों को मिलकर इस देश की प्रगति के बारे में सोचना होगा, तो हमारा देश प्रगति कैसे होगा। इंस्टीट्यूशन में इस तरह का धोखाधड़ी कोई नया चीज नहीं है, हमारा इतिहास गवाह है। जिस द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार का मैं बात करता हूं, वो द्रोणाचार्य पुरस्कार का अगर आप इतिहास देखो, यानी मैं फिर से 5000 साल पहले की बात करूं, तो जब पांडव को शिक्षा प्रदान करने की बारी थी तो द्रोणाचार्य ने बखूबी दिया। लेकिन जब एकलव्य ने
अपनी शिक्षा को लेकर द्रोणाचार्य के पास आए तो द्रोणाचार्य विवश होकर उसे नहीं पढ़ाए, क्योंकि द्रोणाचार्य पता था कि अगर वो उसे पढ़ाएंगे, एकलव्य को अगर वो पढ़ाएंगे, क्योंकि एकलव्य एक गरीब, एक निम्न जाति का व्यक्ति था, उसे पढ़ाने से द्रोणाचार्य अपने पोस्ट से हट सकते थे, इसलिए वो अच्छा समझे कि इसे नहीं पढ़ाए। तो इस प्रकार की पार्शियलिटीज में तो हमारा देश पहले से जाना जाता है, लेकिन क्या अभी भी वैसा ही होगा? उस समय तो ऊंच और नीच जात की बारी थी, आज हमारा देश गरीब और अमीर तबके में बढ़ चुका है। उस समय ऊंचा जात और नीचा जात देखा जाता था, इस समय शिक्षा दान प्रदान करने के लिए बड़े और छोटे लोग, तबके के लोग को देखा जाता है। तो क्या ये उचित है? क्या मार्क्स प्रदान करने के लिए ये जरूरी है कि हम उसी लोगों को मार्क्स प्रदान करेंगे जो हमें, हमारे विद्यालय को अच्छा डोनेशन देता है? बहुत ही गलत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को चेत देना चाहूंगा, उसे सचेत करना चाहूंगा कि यह कार्य न करें। देश की प्रगति में उनका भी भागीदारी अहम होना चाहिए। अगर देश हमारा बहुत पीछे होगा तो उसके लिए समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं फिर से द्रोणाचार्य और एकलव्य के बारे में बात करता हूं। द्रोणाचार्य एकलव्य को नहीं पढ़ाते, अगर वो चाह के भी पढ़ाना चाहते थे तो नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि वो जानते थे कि वो अगर पढ़ाएंगे तो उन्हें उस जगह से निष्कासन मिल जाएगा। लेकिन एकलव्य भी एक बड़ा ही ढीठ था, उसे पता था कि वो अपना ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेगा। तो इसके लिए उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस द्रोणाचार्य की मूर्ति के थ्रू उसने अस्त्र विद्या सीखा, शस्त्र विद्या सीखा और उसमें पारंगत हो गया। एक दिन पांडवों के साथ अचानक जब वो विचरण कर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जिसके मुंह पे अजीब व गरीब तरीका से तीर लगे हुए हैं और वो इस प्रकार के तीर लगे हुए हैं कि उसके बिना किसी नुकसान के उसके मुंह को बंद कर दिए। तो उन्हें लगा कि जरूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो धनु में माहिर होगा और उस धनु में माहिर होने की से उन्हें काफी क्षति भी हो सकती थी, क्योंकि अगर अर्जुन के अलावा अगर कोई व्यक्ति और भी उस धनु विद्या में अति माहिर हो जाता तो उस समय द्रोणाचार्य को काफी परेशानी हो सकती थी। उन्हें अपने पद से मुक्त होना पड़ सकता था, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने परफॉर्मेंस को देना जरूरी था। जैसे कि आज के डेट में हमारे जितने भी शिक्षक होते हैं अपने विद्यालय में जहां वो पढ़ाते हैं उन्हें फीडबैक देना पड़ता है, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही था। छल से द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। क्या हमारा इतिहास फिर से वही जगह पे आके खड़ा हो गया है? क्या हमारी इंस्टीट्यूशन और बाकी संस्थानें केवल इसी चीज के लिए बने हुए हैं कि वे हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाली देश में क्या ऐसा संभव है कि हम लोग पूरी तरह नपुंसक हो चुके हैं? हमारे देश में पदक लाने वाले लोगों की संख्या एकदम खत्म हो गई है। क्या हम अपने देश में पदक नहीं ला पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो कि अभी भी हुनरमंद हैं। उन्हें एक अच्छी कोच की आवश्यकता है, उन्हें एक अच्छी इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है, लेकिन गरीबी के कारण वे अच्छे की इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं कर सकते। कोरोना काल में मैंने इस बात को रियलाइज किया कि कई अच्छे खिलाड़ी जो कोच में थे उसको सरकार के द्वारा अनदेखी किए जाने के कारण कोई आलू चप बेच रहा है तो कोई समोसा बेच रहा है। इस प्रकार की दुर्दशा हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे समाज के लिए काफी अशोभनीय। मैं इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जेटी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से सभी इंस्टीट्यूशंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके आप अपने इंस्टीट्यूशन में पारदर्शिता बरतें। ऐसा न हो कि आने वाला समाज हमें फिर से द्रोणाचार्य नाम पे तो रखे,
लेकिन हमें आदर के साथ न देखें। शिक्षक का कर्तव्य बहुत महान होता है। शिक्षक केवल अपने लिए नहीं सोचता, वो सबके लिए सोचता है। और इसी बात को लेकर मैं आज का वीडियो यहीं पे विराम देता हूं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें जरूर खुलेंगी।